देखिए ये केमिस्ट्री की क्लास है और इसमें हम जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो है तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये क्लास जो है आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लेवल से ये एकदम जो है सही क्लास है। इसमें आप अपनी एग्जाम्स की जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ में इसका लेवल हमने जो इस बढ़ा के रखा है, इसमें आप जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो उसमें भी जैसे नीट है, आईआईटी है, नीट आईआईटी जेई लेवल का, इसमें आपको बाकायदा सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा अगर मान लीजिए आप टीजीटी पीजीटी टाइप का एग्जाम भी देना चाहते हैं, तो यहाँ तक के लेवल में इस जो 12th की केमिस्ट्री में जो जो आपका सिलेबस पड़ता है, जितना जितना लेवल होगा, लगभग मान के चलिए आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम का जो लेवल जो होता है, आपके इंटरमीडिएट से लगभग 40 से 50 या 60% आपके जो है देखने क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी जो आपके 30-40% रहते हैं वो आपके बीएससी और एमएससी देख करके मिलता है। तो यहाँ पर इस पर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके जितने भी सिलेबस बनते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी इसका लेवल जो है एकदम पूरा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप 11 से 12th में आए हैं और आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आ रहा है या आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो आप हमारे लेक्चर्स के माध्यम से आप जो है केमिस्ट्री बाकायदा समझ में आएगा। बस आप इसको पूरा वीडियो आप देखिए और पूरा वीडियो देखने के साथ साथ आप पेन और कॉपी जो है लेके बैठिए और जो भी चीजें बताई जाए उसको आप साथ में नोट करते चलिए। नोट करिए, उसको एक बार दोबारा देखते देखिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए अपने आप सब आने लगेगा। मेरा कंटेंट जो है या जो मेरा पढ़ाने का लैंग्वेज है वो आपको इतना आसान दिखेगा कि आपको इधर उधर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बाकायदा समझ में आएगा। तो चलिए आज ये सेकंड लेक्चर है इसका। इसमें हमने जो है पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि जो है विलेन, ये हमारा विलेन लेसन है। तो विलेन क्या होते हैं और ये विलेन की डिफिनीशन हमने देखा। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं, विलयता क्या होती है और विलयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इसको हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आज इसमें जो है जो गैसों की द्रव में विलयता है, इस पर बात करने वाले हैं। तो गैसों में द्रव की विलयता जो है हेनरी के नियम पर आधारित है। तो हेनरी ने इसके लिए एक नियम दिया है जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो आज हम हेनरी का नियम देखेंगे, नियम क्या है बाकायदा इसको समझेंगे और इसके बाद इसमें जो हेनरी के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम हेनरी के नियम की बात करें तो हेनरी ने जो है गैसों की जो है द्रव में विलयता के आधार पर इन्होंने अपना नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में जो पूछा गया है क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि हेनरी का नियम किस पर आधारित है, तो हेनरी का नियम जो है गैसों की द्रव में विलयता पर आधारित है। ये हेनरी का नियम है। पहला क्वेश्चन ये आपका यहां से हो गया। अब इसमें हेनरी का जो नियम है, इसे 3 नियम इसमें अलग अलग है। तीन नियम बताए गए हैं। हेनरी ने अपना 3 नियम दिया है, तो तीनों को अलग अलग करके बताया गया। तो हम एक एक को बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहला इन्होंने ये बताया है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान। भाई पहली बात तो कोई बात अगर किया जाएगा तो टेम्परेचर स्थिर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज मिला भी रहे हो और नीचे से आप हीट भी कर रहे हो, धीरे धीरे उसमें बढ़ा भी रहे हो। तो उसमें बढ़ाओगे, अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो उस पर कोई नियम जो है लागू नहीं हो पाएगा। तो हमेशा कोई भी चीज बताना तो स्थिर ताप पर विलयन बना रहे हो तो स्थिर ताप पर। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के, हमने आपको विलायक के बारे में बताया है। विलायक क्या होते हैं? विलायक कोई पदार्थ होते हैं जो ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो जिसमें हम कोई चीज घोलते हैं वो विलायक होता है। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान, इकाई के द्रव्यमान मतलब कोई इकाई द्रव्यमान लिया गया है, द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, यानी इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी जो भी इकाई द्रव्यमान में W में जो भी गैस की मात्रा घुली होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये जो है पहला है। अगर इस नियम के अनुसार हम बात करें इसका फार्मूले की, तो माना किसी गैस के W ग्राम इकाई द्रव्यमान विलायक में दाब P पर
किसी विलायक में घुलते हैं। हमने कहा कि माना किसी गैस के W ग्राम इकाई, यानी कोई गैस है जिसकी कितनी ग्राम है, W ग्राम इकाई है, यानी इकाई है W ग्राम इकाई द्रव्यमान जो है विलायक में, यानी गैस का जो कितना मात्रा है W ग्राम इकाई द्रव्यमान में दाब P पर किसी विलायक में घुलते हैं। कोई दाब P पर जो है किसी विलायक में घुलता है। गैस की जो मात्रा है W ग्राम है और विलायक मतलब जल होगा, कोई भी विलायक है उसमें जो है घुलता है। तो अब जब घुलता है यानी W जो मात्रा होगी वो उसके दाब P के समानुपाती होता है। हमने कहा है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान, तो विलायक का इकाई द्रव्यमान जो है कितनी मात्रा W घुल रही है वो उसके दाब के P के समानुपाती होता है। यही अब अगर आप समानुपाती हटाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा W अपान P और ये बराबर लगेगा और ये हो जाएगा स्थिरांक। भाई जाहिर सी बात है आप W समानुपाती P आपका होगा, इसको जब इधर लाओगे W अपान P हो जाएगा, समानुपाती हटाओगे बराबर लाओगे तो कोई ना कोई स्थिरांक रखा जाएगा। अब ये जो W आपने लिया है ये कौन है, ये है विलायक में गैस के मोल है। W जो हमारा है विलायक में गैस के मोल और P जो है गैस अवस्था में गैस के मोल और ये बराबर स्थिरांक है। भाई ये W विलायक में गैस के मोल हो गया, P है गैस अवस्था में गैस के मोल और ये आगे स्थिरांक। तो ये आपका पहला नियम इन्होंने जो बताया, हेनरी का जो पहला रूल्स है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी W समानुपाती P और W अपान P बराबर स्थिरांक होगा। W जो है विलायक में गैस के मोल है और ये गैस अवस्था में गैसों के मोल है और बराबर स्थिरांक। तो ये इनका पहला नियम था। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। देखिए जो हेनरी का दूसरा नियम है कि दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो भाई अब दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन, आयतन आप हमेशा 20 से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके दाब ये तो समानुपाती हो गया लेकिन निर्भर नहीं कर रहा है तो P नॉट जीरो लगा देंगे, ये P जीरो पर लिख दिया जाएगा। यानी दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन, आयतन को हमेशा 20 से रिप्रेजेंट करेंगे, आयतन भी उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। अब चूंकि समानुपाती हमने दाब P लिखा है तो इसके ऊपर आप जीरो लगा दीजिए कि इस पर निर्भर नहीं करता है। ये हेनरी का जो है दूसरा नियम होता है। अब इसको अगर आप जानते हैं, एक फार्मूला आपको पता है कि PV बराबर W अपान M RT होता है, ये होता है। अगर हम V यहाँ पे रोक ले तो W RT ये ऊपर हो जाएगा अपान MV MP हो जाएगा, ये आपका V हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यदि यहाँ पर यदि दाब, हम दाब को जो है 2 गुना कर दें, दाब को 2 गुना कर दें यानी 2P कर दिया जाए तो जो गैस की मात्रा है, तो गैस हमारा जो W होगा ये 2W कर देते हैं, ग्राम घुलेगा, ग्राम घुलेगा। जैसे मान लीजिए यदि हम दाब 2 गुना कर देते हैं तो 2P हो जाएगा और तो गैस का गैस की जो मात्रा होगी वो 2W हो जाएगा, इतना ग्राम घुलेगा। तब हमारा जो ये आपका B1 हो जाएगा ये 2W हो जाएगा, RT रहेगा ही रहेगा अपान ये M है और ये 2P हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 से अगर आप दोनों को रख के सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा V बराबर, ये आपका मिल जाएगा V बराबर V1, मतलब अर्थात गैस के घुलने वाले आयतन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
देखिए भाई सीधी सीधी सी बात कहा गया कि दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है, यानी P समानुपाती P0 हो जाएगा। जीरो इसलिए लगाएगा क्योंकि दाब पर निर्भर नहीं करता। कैसे सिद्ध करोगे? आप जानते हैं Pv बराबर W/mRT, आपने नाम सुना होगा। Pv बराबर nRT का नाम सुना होगा आदर्श गैस समीकरण का, तो वहां से हमने लिया। तो ये V बराबर जब लिखोगे नीचे जाएगा, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यदि हम दाब को दुगना कर रहे हैं तो उसमें जो घुली गैस की मात्रा होगी, वो घुलेगा जो गैस का मात्रा, वो जाहिर सी बात है 2 गुना हो जाएगा, तो 2W हो जाएगा। तो ये V1 बराबर हो जाएगा 2WRT/m2P। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे रख के सॉल्व करोगे, या बराबर करके सॉल्व करोगे तो बराबर आ जाएगा। तो यानी V1 बराबर V बराबर V1 ही मिलेगा आपको। अरे सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो V बराबर V1 नहीं मिलेगा, तो V बराबर V1 मिल जाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गैस में घुलने वाले आयतन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई इसमें कहीं दाब दिख रहा है? कोई दाब नहीं दिख रहा है। तो गैस के जो भी घुलने वाले आयतन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हेनरी का जो है दूसरा नियम है। अब हम बात करेंगे जो हेनरी का तीसरा नियम का। अगर हम हेनरी के तीसरे नियम की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया है एग्जाम में कि किसी गैस द्रव के विलयन में, भाई गैस को हम द्रव में मिला ही रहे हैं, तो गैस और द्रव का विलयन की बात ही हो रही है। तो किसी गैस के द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पात्र है और इसमें हमने जो है भाई विलयन बनाया, हमने इसमें जल में जो है मान लीजिए गैस हमने डाल करके घोल दिया, तो अब इसकी सतह पर कोई ना कोई दाब लगेगा। भाई जब हम विलयन बनाते हैं तो विलयन का दाब अलग होता है और विलायक का दाब अलग होता है। विलायक जो होगा, विलायक मतलब शुद्ध जल मान लीजिए, तो शुद्ध जल का दाब अलग होगा, लेकिन जब उसमें कोई चीज घोल दिया जाता है तो उसका दाब अलग हो जाता है। तो वही कहा गया कि अब इसमें क्या क्या घोले गए हैं, एक तो द्रव है और दूसरा जो है इसमें आपका गैस है। तो किसी गैस और द्रव के विलयन में, बात कहां हो रही है? गैस और द्रव के विलयन में, विलयन की सतह पर, यानी जो विलयन के सरफेस है सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब। अरे पहले विलायक था तो विलायक का दाब कोई होगा ही नहीं, वो अपना अलग होगा, लेकिन जब गैस मिला दोगे विलयन में, विलायक में, तब उससे गैस द्वारा कोई ना कोई दाब उत्पन्न किया जाएगा। तो गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन में आप कह सकते हैं, विलयन में गैस का आंशिक दाब यानी गैस द्वारा जो आंशिक दाब उत्पन्न होगा पे भाई समानुपाती होता है। समानुपाती विलयन के गैस के मोल प्रभाज, भाई जो विलयन होगा, विलयन में गैस का जो आंशिक दाब P होगा वो विलयन में गैस के मोल प्रभाज के बराबर समानुपाती होता है। यही लिखा है ना। अरे किसी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, तो दाब P होगा, विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी समानुपाती विलयन में गैस का मोल प्रभाज। अब आप ये समानुपाती जब हटाओगे तो बराबर लाओगे, तो चूंकि हम एक कांस्टेंट रखेंगे जिसे हम KH द्वारा लिखेंगे और गुणे विलयन में गैस का मोल प्रभाज जो है इसको हम X द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो आपका जहां KH जो लिखा गया है ये हेनरी स्थिरांक है, इसे हम जो है KH को जो है हेनरी स्थिरांक कहा, जिसका मान गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी जो ये KH होगा
ये किस प्रकार का हमारा गैस है, ये गैस की प्रकृति पर हेनरी कांस्टेंट का मान जो है अलग अलग निर्भर कर। अब एक चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए अगर हम जैसे ये हमारा P है, आंशिक दाब P, और इधर ये X है, मोल प्रभास, गैस का मोल प्रभार, और उसके आंशिक दाब के मध्य अगर ग्राफ खींचते हैं तो एकदम इस तरीके से जो है ग्राफ हमें प्राप्त। तो ये जो ग्राफ है गैस का दाब तथा मोल प्रभाज में संबंध, यानी अगर हम इस गैस के मोल प्रभाज, ये X आप जानते हैं मोल प्रभाज है, और P जो है गैस का आंशिक दाब है, दोनों के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें जो है इस तरीके से प्राप्त होता है। तो ये है हेनरी का नियम। यानी तीसरा जो नियम कहता है कि किसी गैस द्रव के विलयन में जो विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब होता है वो विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी जो गैस उसमें घोले रहते हैं उसका कितना मोल प्रभाज होता है वो उसके समानुपाती होता है। तो विलयन में गैस का आंशिक दाब P समानुपाती विलयन में गैस का मोल प्रभाज। समानुपाती हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखोगे, इसे K हम लिखते हैं। अब चूंकि हेनरी का नियम है इसलिए H लगा दिया गया, KH कहा गया, और ये X हो जाएगा। X क्या, विलयन में गैस का मोल प्रभाज है, तो ये KH हेनरी स्थिरांक। अब हेनरी स्थिरांक का जो मान होता है वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। तो और अगर गैस का आंशिक दाब P और इसके मोल प्रभाज में अगर संबंध को देखा जाए तो ग्राफ में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये तो था हेनरी का नियम। अब ये हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अगर हेनरी नियम की सीमाएं की बात करें तो कुछ इसकी सीमाएं क्या है। पहली सीमा यह है कि गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, यानी जो गैस का दाब है ये बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। अगला है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर जो है बहुत कम हो, जैसे दाब नहीं अधिक होना चाहिए तो इसे ताप भी जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये दूसरा इनकी सीमाएं है। तीसरा है विलायक में गैस की, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन में कि विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारा गैस है जब हम विलायक में डालें तो ऐसा नहीं कि गैस के पार्टिकल में जो है कोई प्रकार का आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन होना चाहिए। अब पता चले कि हमने उसमें O2 गैस डाला है और वो उसमें घुलने के बाद पता चले उसका एक वो अलग हो गया दूसरा वो अलग हो गया, तो ऐसा नहीं है। ना तो वो घुलने के बाद आप अपने मॉलिक्यूल्स आणविक अवस्था से विघटित होना चाहिए और ना ही वो संगुणित होना चाहिए। विघटित संगुणित क्या है, यानी जैसे मान लीजिए हम O2 गैस को H2 गैस को डाले हैं, घोले हैं, अब वो H2 का HH हो गया, पार्टिकल उसके अलग एटम्स जो है अलग हो गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, टूटना भी नहीं चाहिए और ना ही वो आणविक अवस्था टूटना चाहिए और ना ही वो जुड़ना चाहिए कि पता चले आप H2 गैस घोले हो तो अब वो जितनी H2 गैस डाले हो वो सब आपस में मिलकर के एक बड़ा पार्टिकल बना ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ना तो वो गैस के अणु जो है टूटने चाहिए और ना ही आपस में जुड़ने चाहिए। तो ये जो है हेनरी का नियम की कुछ सीमाएं है। अब इसमें जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि हेनरी नियम के जो है क्या उपयोग है, ये उपयोग से हमेशा क्वेश्चन बनता है भाई। विकल्प वाले क्वेश्चन जो बनते हैं ये यहाँ से अक्सर बनते हैं, तो इसको हम देखते हैं। देखिए अगर हेनरी के नियम के उपयोग की बात करें तो देखिए पहला उपयोग आप जानते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, मृद पेय पदार्थ होते हैं, उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए इनके बोतलों को जो है उच्च दाब पर जो है सील किया जाता है। यानी जो मृद पेय में CO2 की विलेयता, यानी CO2 खूब बढ़िया से घुल जाए। आप जानते हैं जो आपका मृद पेय पदार्थ होता है ये जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। पेय पदार्थ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। तो अब ये घुलेगा कब, जब इसको हम उच्च दाब पर जो है हेनरी के नियम के अनुसार जो है उच्च दाब पर जब सील करते हैं, पैक करते हैं, तब ये CO2 जो है अच्छे तरीके से उसमें मिल जाती है। तो वही लिखा है कि मृद पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। तो ये आपका हो गया।
अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो बहुत पूछा जाता है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले, जो समुद्र में गोताखोरी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अपने साथ जो है गैस का मिश्रण लेके जाते हैं, पीछे सिलेंडर जो है लेके जाते हैं। तो उस सिलेंडर में जो है वो कौन सी गैस होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, सब लोग जानते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। क्यों हीलियम गैस मिलाई जाती है? देखिए, अगर हम सीधा सीधा ऑक्सीजन गैस ही अगर लेंगे, हम लोग जो श्वसन करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसें साथ में होती है, जिसके कारण हम रेस्पिरेशन करते हैं खुले में। लेकिन अगर आप सिलेंडर से केवल ऑक्सीजन ही लोगे, तो जितनी देर अंदर ऑक्सीजन लोगे तो उतना ठीक है, लेकिन जब बाहर आओगे, बाहर की हवा लोगे, तो ये गैसों का मिश्रण होगा, जिससे आपके शरीर में जो है दर्द का अनुभव होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले के श्वसन मिश्रण में, जो उनके श्वसन गैस की मिश्रण होती है, उनमें O2 के साथ साथ जो है हीलियम गैस मिलाई जाती है, यानी हीलियम गैस का मिश्रण होता है, जिससे वापस आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। अगर हीलियम गैस का मिश्रण नहीं मिलाया जाएगा, हीलियम मिलाने का कई कारण होता है। एक तो जो बाहर आओगे, जब अपना नेचुरल जो है ऑक्सीजन, जब आप रेस्पिरेशन करोगे, तो जो दर्द का अनुभव होता है वो आपका नहीं होगा। दूसरी बात, हीलियम गैस मिलाने से ये आपके ब्लड में जो है कम घुलेगा, और जब ब्लड में कम घुलेगा, तो जिससे जो है आपके ऑक्सीजन, जो पीछे सिलेंडर लेके गए हो, वो ज्यादा देरी तक चलता है। अब पता चले नेचुरली ऑक्सीजन ही रहेगा, तो जल्दी जल्दी आपके शरीर में घुल जाएगा, और फिर जल्द से ही आपका सिलेंडर खत्म हो जाएगा। एक तो एक हानि हो जाएगा, और दूसरा, जब आप बाहर आओगे तो पता चलेगा ऑक्सीजन आप प्योरली आप लिए हो। अब यहाँ आने के बाद जब आप मिक्सचर वाला आप नेचुरली लोगे, तब वो आपके शरीर में जो है दर्द का अनुभव करेगा। तो इससे बचने के लिए जो हम सिलेंडर में हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। एक तो ये हो गया। अगला है फेफड़ों में। आप जानते हैं, जो आप रेस्पिरेशन करते हैं, तो आपके फेफड़ों में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। भाई, ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो जो आपके फेफड़ों में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, अगर इसको आप देखते हैं, तो ये हेनरी के नियम पर ही आधारित होता है। यानी ये आदान प्रदान जो होता है, वो हेनरी के नियम के अनुसार ही होता है। तो ये हेनरी का नियम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पर ये पूछे जाते हैं, और जब भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो वहां पर भी जो है हेनरी का नियम क्या है, और इनकी सीमाएं क्या है, और इनके उपयोग, 2 उपयोग बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इस पर एक आध दो जो है न्यूमेरिकल देखेंगे, जो एग्जाम में बहुत पूछे गए। देखिए, हमारे पास जो न्यूमेरिकल है कि H2 यानी H2 गैस हम घोल रहे हैं। कहाँ घोल रहे हो? जल में। किसमें घोल रहे हो? जल में घोला गया है। तो H2 जल के लिए KH का मान, यानी जल का जो हेनरी कांस्टेंट है, वो है 5.34 × 10⁷ हेक्टोर है। आगे कह रहा, यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2 गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब यानी P जो है वो 760 टोर हो, यानी आंशिक दाब P जो है 760 टोर हो, तो H2 गैस की विलयता ज्ञात कीजिए। यानी H2 गैस की जो है वो विलयता निकालना है। माना जल तथा विलयन का घनत्व समान है, यानी जो जल हमारा है, जल का घनत्व और साथ में विलयन का घनत्व समान है, ये दिया गया है। तो देखिए, आप जानते हैं जो हेनरी का नियम होता है, आप जानते हैं P बराबर KH × X होता है। भाई, आप रूल्स जानते हैं कि P बराबर KH × X होता है। X क्या है? गैस का जो है मोल प्रभाज है, और KH हेनरी कांस्टेंट है, और P जो है गैस का आंशिक दाब। तो अगर हम X जो है H2 हाइड्रोजन गैस की बात करें, गैस का जो है मोल प्रभाज, तो अगर हम यहाँ पे X की बात हाइड्रोजन की करेंगे, तो ये P ऊपर जाए, तो ये भी तो हाइड्रोजन का ही होगा, आंशिक दाब हाइड्रोजन का होगा, और ये KH हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो मोल प्रभाज होगा, वो गैस का आंशिक दाब P, हाइड्रोजन का आंशिक दाब दिया गया है 760 है, तो ये 760 टोर हो जाएगा। और ये KH की वैल्यू दिया है 5.34 × 10⁷ दिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 10⁷ ऊपर जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका आ जाएगा 760, दशमलव हटाओगे 2 जीरो ये बढ़ा लोगे यहाँ का, तो ये 2 जीरो और हो जाएगा, × 10⁻
-7 ऊपर चला जाएगा भाई, ये प्लस है माइनस आ जाएगा, 534 से हो जाएगा, 534 से इसमें भाग दे दीजिएगा, आपका आ जाएगा 142.3 गुणे 10 घाते -7। ये जो है एक्स का हाइड्रोजन गैस का मोल प्रभाज आपका मिल जाएगा। एक फार्मूला आपको और पता है, जो XH2 का मोल प्रभाज होता है, तो किसका मोल प्रभाज क्या होता है, तो इसके मोलों की संख्या। अगर आप N की बात करें तो N का मोल प्रभाज जो होता है, मोल प्रभाज ये होता है N के मोल बटे N प्लस N के कुल मोल। भाई आप जानते हैं N का मोल और N प्लस कैपिटल N का मोल यही होता है। N का मोल प्रभाज, किसी का मोल प्रभाज जो होता है उसके मोलों की संख्या तथा बटे में कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर जल है और आपका हाइड्रोजन गैस है, तो अगर हम इसके मोलों की इस मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब NH2 के मोल बटे NH2 प्लस कैपिटल H2O इसके मोल। भाई जल में घोला गया है तो ये H2O के मोल हो गया और इसी का मोल जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, तो ये आ जाए। अब चूंकि आप जानते हैं जो कुल मोल होगा तो आपका हाइड्रोजन गैस जो होगा, अब हाइड्रोजन गैस की तुलना में अगर आप जल के साथ अगर हाइड्रोजन गैस की तुलना की सापेक्ष तुलना कराते हैं, भाई जो हमारा NH2O है, NH2O ये बहुत अधिक होगा NH2 की अपेक्षा। भाई अगर जल के सापेक्ष अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो हमारा ये अधिक होगा, तो हम यहाँ पर NH2 तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन नीचे जो है NH2O लेंगे, यानी जल वाला ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो अब जल, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें H2 गैस की विलयता ज्ञात करनी है, यानी कितना ये जो है इसमें घुला है। तो हाइड्रोजन गैस का N विलयता N निकालनी है, तो इसी N को निकालना है। हमारे पास ये है और इसको पहले निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं 1000 ग्राम या आप कह सकते हैं 1 लीटर जल के लिए आपको पता है जल का जो मोल होता है, जल का मोल यानी N जो होगा, आपको पता है कि मोलों की संख्या जो होती है W/M होता है। क्या होता है? W/M होता है। तो अगर हम यहाँ जल के मोल्स निकालते हैं, H2O अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए तो NH2O अगर निकाला जाता है तो आपको पता है कि W, इसका W कितना होगा, भाई हम एक लीटर में निकाल रहे हैं तो W की मात्रा 1000 हो जाएगा और H2O का होता है 18 M, जो इसका अणुभार होगा। भाई H2O की बात हो रही है तो हाइड्रोजन के 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, तो ये 18 हो जाएगा। इसको जब आप साफ करो तो ये 55.5 मोल जो है ये आपके NH2O निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ NH2O की वैल्यू जो है 55.5 मोल निकल के आ जाएगा। ये मतलब ये यहाँ से ये हो गया, पता हो गया, ये आपको मिल गया। तो ये NH2 आपको निकालना है, यानी हाइड्रोजन गैस का विलयता निकालना है। तो हाइड्रोजन गैस की जब विलयता निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो NH2O हो जाएगा और गुणे XH2 आ जाएगा। तो NH2O की वैल्यू है 55.5 और गुणे ये आपका H2 अभी अभी निकाले हो 142.3 गुणे 10 घाते -7, इन दोनों को गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7.89 गुणे 10 घाते -4 मोल प्रति लीटर H2 गैस। ये जो है आपको हाइड्रोजन NH2 गैस की विलयता जो है मिल जाएगी। समझ में आया कुछ की नहीं? देखिए एक सवाल ठीक से समझ में आ जाएगा तो और सवाल आप लगा ले जाएंगे। कैसे है? देखो सबसे पहले आपको दिया गया है कि H2 जल के लिए KH का मान इतना है, यानी हेनरी कांस्टेंट जल में घुला गया हाइड्रोजन गैस उसका दे रखा है। कह रहा है यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2 गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब, यानी जो आंशिक दाब P लगाया जा रहा है 760 टोर हो, तो H2 गैस की विलयता ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन गैस की विलयता निकालना है कि कितना गैस जो है उसमें घुला है। अब जल तथा विलयन का घनत्व इन्होंने सेम माना है, तो जब जल और विलयन जो दोनों मिलाए हो उसका घनत्व तो सेम है तो हम जल ही ले लेते हैं। भाई दो में से एक ही लेना है, जो मोलों की संख्या निकालना है हमें
कुल मोलों की संख्या जहां है, तो जो जब दोनों का बराबर है तो एक ही ना ले लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो निकाला गया है ये XH2, यानी ये आपके भाई फार्मूला हेनरी के नियम के अनुसार कह रहा है। हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस का आंशिक दाब उसी गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये P बराबर KH गुणे X होता है। KH हेनरी कांस्टेंट है। तो आप यहाँ P ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब हो जाएगा और उसी का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो यहाँ हम इसका जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा। अब चूंकि हाइड्रोजन का है तो इस यहाँ पे H2 लगा दिया गया और इसका कांस्टेंट, तो हमें ये H2 जो है XH2 जो है निकल के आ जाएगा। वैल्यू रख देंगे, दे रखा है सब। अब बात यह आई कि हाइड्रोजन गैस का जो मोल प्रभाज होता है, तो हाइड्रोजन गैस की मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों में हाइड्रोजन और जल है आपका, तो दोनों की नीचे मोलों की संख्या और यहाँ हाइड्रोजन की मोलों की संख्या। तो अब ये बताया गया कि दोनों का घनत्व जो है माना जल तथा विलयन का घनत्व समान है। तो ठीक है, समान है तो दोनों में से एक ही ले लेते हैं। तो दोनों में से जब एक ही लेंगे तो अब ये आपका फार्मूला XH2 बराबर NH2 अपान NH2 आ जाएगा। तो 1000 ग्राम या 1 लीटर में जल के मोलों की संख्या कितनी होती है, तो जल के मोलों की संख्या जो होती है 1000 बटे 18 आपका, ये W आपका ये हो जाएगा 1000 और यम जो है 18 हो जाएगा। इसको साल पूरा इतना आ जाएगा। तो अब आपको विलय की हाइड्रोजन गैस के मोल निकालने हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस का जो मोल होगा आप यहाँ रखोगे भाई, इसको हमें निकालना है। ये आपको पता चल गया, ये जब बटा 1 मारोगे भाई, ये आपका XH2 है बराबर NH2 अपान H2O कैपिटल N है बटा 1 मानोगे तो ये NH2 बराबर ये आ जाएगा XH2 और गुणे NH2O हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू आप रख दिए और दोनों की वैल्यू रखने के बाद गुणा करा दिए, तो हमें आंसर जो है 7.89 गुणे 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर जो है H2 गैस जो है निकल के आ जाएगा। यानी इतनी H2 गैस जो है जल में घुली हुई। तो इस तरीके से हेनरी का नियम पे आधारित ये सवाल आपका है। तो ऐसे और भी सवाल हो सकते हैं, आप एक सवाल को प्रैक्टिस ठीक से कर लीजिए, बाकी आप लगाइएगा। इसके आगे हम जो है अगले लेक्चर्स में बात करेंगे।